आप लोगों का यहाँ पर स्वागत है। जहां तक भी इस माइक की आवाज पहुंच रही है, मैं चाहता हूं आप लोग मुझे सुने। मैं हूं डॉक्टर बुदला कोटी सितारगंज से और मेरी दावेदारी है कांग्रेस की ओर से विधायक के लिए 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए। अभी मैंने आपको एक गाने के साथ शुरुआत की थी, ये हमको और तुमको खूब लड़ाएंगे, ये कुर्सी के भूखे देश बेच खाएंगे। तो आज के वर्तमान भारत की यही सच्चाई है। पिछले 2014 के बाद से देश में दो चीजें चली हैं, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लड़ाई, मंदिर और मस्जिद की लड़ाई। और इस लड़ाई में जितने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, नेता हैं, ये कुर्सी के मजे ले रहे हैं। कुल मिलाकर तोड़ो और राज करो की नीति ही इनकी नीति है। और 80 साल की कांग्रेस की मेहनत को, जो उन्होंने मेहनत की थी, भाईचारे के संबंधों को मजबूत करने के लिए जो कोशिश की थी, उसको मिट्टी में मिला दिया गया है। 80 साल तक हमने कोशिश की हर तरीके से, चाहे वो टीवी एड का सहारा लिया, चाहे वो फिल्मों का सहारा लिया, देशभक्ति गानों का सहारा लिया, और उस कोशिश थी कि भाईचारे की बात की जाए। हमने कहा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। तो ये बात सच है। मैं एक नास्तिक आदमी हूं जो पूजा पाठ नहीं करता, क्योंकि मैं किसी भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं, मैंने किसी मजहब की कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन इंसानियत एक चीज सिखाती है और समझ में आती है कि कोई मजहब ये नहीं कहता कि किसी से नफरत करो। प्यार की भाषा बोलने की बात हमेशा की जाती है, और ये कोशिश हमारे और आपके बुजुर्गों ने की है। आज भी हम अपने बच्चों को प्यार की भाषा की बात ही सिखाते हैं, नफरत और लड़ाई झगड़े से दूर रहना सिखाते हैं। तो यही असली शिक्षा है। अब दो तरीके से बीजेपी वालों ने इस देश को तोड़ा है। पहला, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर तोड़ा, जहां दो धर्मों को लड़वाया गया। और ऐसा नहीं है कि ये हिंदू के सगे हैं, ये हिंदू के भी सगे नहीं है, क्योंकि हिंदुओं को इन्होंने जाति के आधार पर तोड़ा है। जनरल कास्ट, ओबीसी, एससी, एसटी, इन्होंने इतनी गहरी दीवारें खड़ी कर दी हैं इस समाज के बीच में, जिसको भरना अब बड़ा मुश्किल सा होता जा रहा है, और न जाने कितना समय लगेगा। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, नए बच्चों के दिमाग में एक कुंठा भर गई है, एक नफरत भर गई है। जिस नफरत को खत्म करने की कोशिशें की जाती रही थी, उन नफरतों को बड़ा चढ़ाकर गहरी खाई या कहिए ऊंचे पहाड़ बना दिए गए हैं। अच्छे लोगों को आगे आना ही होगा, क्योंकि हमें इस समाज को बचाए रखना है, हमें भाईचारे को बचाए रखना है। ये देश किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक कौम का नहीं है। अगर मैं हिंदू हूं तो मैं इसलिए हिंदू हूं क्योंकि मैंने हिंदू मां की कोख से जन्म लिया है, और कोई मुस्लिम है तो वो इसलिए मुस्लिम है, उसने मुस्लिम मां की कोख से जन्म लिया है। अगले जन्म में मैं मुस्लिम मां की कोख से जन्म लेकर मुस्लिम हो सकता हूं, सिख मां की कोख से जन्म लेकर सिख हो सकता हूं, और ईसाई मां की कोख से जन्म लेकर ईसाई हो सकता हूं। इसलिए समाज जिंदा रहना चाहिए, भाईचारा जिंदा रहना चाहिए, देश जिंदा रहना चाहिए। हम मिट्टी के पुतले हैं, आते और जाते रहेंगे। मेरी लड़ाई विकास की लड़ाई है। मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं, जितने भी लोग यहां पर सुन रहे हैं, यहां कांग्रेस के और लोग भी खड़े हैं, 3-4 उम्मीदवार और हैं जो मुझे मुंह नहीं लगाते। वो मुझे अपनी किसी सभा में नहीं बुलाते, क्योंकि मेरी सोच उनके जैसी नहीं है। मैं अलग सोचता हूं और अलग तरीके से इस दुनिया को देखता हूं। मुझे फर्क भी नहीं पड़ता,
क्योंकि मैं अपनी बात करने के लिए किसी भी चौराहे पर खड़ा हो सकता हूं, कहीं पर भी खुलकर अपनी बात को कह सकता हूं। मेरे अंदर दम है खड़ा होने का। मेरी लड़ाई विकास की लड़ाई है। मैं आज बहुत ज्यादा मुद्दों पर बात नहीं करूंगा, 2 या 3 मुद्दे पकड़ूंगा जिस पर अपनी बात कहूंगा। मेरा पहला मुद्दा है एजुकेशन को बचाओ। किसी भी समाज को बचाने के लिए, किसी भी देश को बचाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और आज हमारी शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। और इसमें ऐसा ही नहीं है कि बीजेपी ने किया है, पिछले दशकों की कांग्रेस की सरकार भी इसमें शामिल है, जिसने सरकारी शिक्षा को नेस्तो नाबूद कर दिया है। मैं कांग्रेसी हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि गलत को गलत नहीं कहूंगा, गलत को गलत बिल्कुल कहूंगा। आज सरकारी शिक्षा बर्बाद कर दी गई है और इसको बचाना इसलिए जरूरी है ताकि प्राइवेट स्कूल वालों को औकात में लाया जा सके, लूट खसोट की शिक्षा को खत्म किया जा सके। तो मेरा मुद्दा बड़ा साफ है, मुझे सारे सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हर गरीब चाहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े और उसकी एजुकेशन शहर में पढ़ने वाले बच्चों की तरह हो। तो जब सबकी चाहत एक है, और दूसरी बात है कि हमारी किताबें लिखने वाले भारत में कोई नहीं है। आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, वकील बनिए, सारी किताबें अंग्रेजी में लिखी हुई हैं। और जब अंग्रेजी में किताबें लिखी हुई हैं तो क्यों नहीं हम अपने सिलेबस को, अपने सिस्टम को बदल दें। तो जरूरी है कि सारे के सारे सरकारी स्कूलों को अब इंग्लिश मीडियम बना दिया जाए, और मेरी लड़ाई इसी बात की है। जब हर गांव का स्कूल इंग्लिश मीडियम बना होगा तो हर गांव के बच्चे को शहर के बच्चे के बराबर की एजुकेशन मिलेगी। मेरी लड़ाई इस बात की है। आज प्राइवेट स्कूलों में आप पढ़ाने जाओ, एक बच्चे का साल का खर्च कम से कम 50,000 रुपए आता है। अगर हम सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बना देंगे, वहां पर हर विषय का एक टीचर मौजूद होगा, वहां पर दिन में खाना खिलाओ का सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर दिया जाएगा कि हर क्लास के पास एक कमरा होगा, 10-12 कमरों का स्कूल होगा, अच्छी टॉयलेट, अच्छे बाथरूम, अच्छी मोटी दीवारें, पंखे, जनरेटर की सुविधा, साफ पानी की सुविधा। खाना पेरेंट्स अपने घर से अपने बच्चों के लिए 1-1 रोटी भेज सकते हैं, सभी जगह भेजते हैं, वहां भी भेजेंगे। स्कूल विद्या का मंदिर है, जहां एजुकेशन की बात होनी चाहिए। वहां खाने का सिस्टम से मैं नफरत करता हूं। मेरा मकसद बहुत सीधा और बहुत साफ है कि हर गांव की शिक्षा बदलनी होगी। वहां के टीचरों की लगने वाली सरकारी ड्यूटी खत्म करनी होगी। आज जनगणना की ड्यूटी करो, कल चुनाव आयोग की ड्यूटी करो, मैं इससे नफरत करता हूं। ये सारी ड्यूटी पटवारियों को, तहसीलदारों को दे दी जाए, वही मजे करते रहते हैं। बच्चों की एजुकेशन के साथ समझौता करने का मतलब है अपने समाज को बर्बाद कर देना, अपने देश को बर्बाद कर देना। क्योंकि हमने इन बच्चों को साइंटिफिक अप्रोच से भरना है, हमने इनमें वो जज्बा भरना है कि कल को हम इनको इंजीनियर बना पाएं, डॉक्टर बना पाएं, वकील बना पाएं, और अगर एक नेता बना पाएं तो मेरी जैसे सोच का एक आदमी पैदा करना जरूरी है, जिसकी सोच में दूरदर्शिता हो, जवाहरलाल जैसी दूरदर्शिता हो, इंदिरा गांधी जैसी दूरदर्शिता हो, लाल बहादुर शास्त्री जैसी दूरदर्शिता हो, मनमोहन सिंह जैसी दूरदर्शिता हो। हमको पुष्कर सिंह धामी जैसी दर्शिता नहीं चाहिए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसी दर्शिता नहीं चाहिए, योगी आदित्यनाथ जैसी नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं कांवड़ के चक्कर में यूपी के स्कूल बंद कर दिए गए हैं और कांवड़ियों पे फूल बरसाए जा रहे हैं। मुझे अंधभक्ति में डूबा भारत नहीं चाहिए, मुझे धर्म में अंधा भारत नहीं चाहिए, फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। मुझे वैज्ञानिक सोच का भारत चाहिए, विज्ञान का भारत चाहिए।
मुझे एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम चाहिए जो कम विषय पर आधारित हो। मैं बच्चों को गधा बनाना नहीं चाहता। मेरे बच्चों के बैग के ऊपर 13 किलो 14 किलो का वजन है, मुझे पसंद नहीं है। 3 किलो 4 किलो के वजन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उन्हें कौन सी शिक्षा दे रहे हैं हमको पता ही नहीं है। शिक्षा को बदलना होगा, शिक्षा को जॉब ओरिएंटेड बनाना होगा। अगर डॉक्टर बनना है तो 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो क्यों नहीं हम 9th से केवल 3 सब्जेक्ट को देकर बच्चे को आगे बढ़ा दें। बेटा मैं गलत कह रहा हूं? क्यों 3 की जगह 6 सब्जेक्ट बच्चा पढ़ रहा है? अरे उसका टारगेट 9th से क्लियर कर दो कि बेटा तुझे मेडिकल फील्ड में जाना है तो ये 3 सब्जेक्ट पकड़ और आगे बढ़। इंटर करते करते बच्चा इतना होशियार हो जाएगा अपने सब्जेक्ट में कि वो मेडिकल का एंट्रेंस निकालने के काबिल हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को इंजीनियर बनना है तो 3 सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पकड़कर 9th से ही आगे बढ़ जाए। क्यों हिंदी पढ़े, क्यों अंग्रेजी पढ़े, क्यों योगा या दूसरे कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़े? टारगेट 9th से क्लियर हो जाना चाहिए और 9th से ही 3 सब्जेक्ट के बेसिस पर पढ़ाई चालू हो जानी चाहिए। मेरा उद्देश्य बड़ा साफ है कि एजुकेशन कैसे बचेगी। आप लोगों के पास मोबाइल है तो थोड़ा बहुत 1-1 मिनट का वीडियो मेरा बनाकर अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, अपनी फेसबुक आईडी से, यूट्यूब आईडी से, क्योंकि मेरी आवाज सब तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर आप लोग मिलकर पहुंचाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं जरूर पहुंच पाएगी। मैं इस बात के लिए टाइम टाइम पर लड़ता रहता हूं, लेकिन जिसके हाथ में ताकत नहीं होती उसकी कोई औकात नहीं होती। मैं एसडीएम से मिला, डीएम से मिला, सौरभ बहुगुणा से मिला, बहुतों से मिला, कोई नहीं सुनता, क्योंकि इनके खुद के पास अक्ल नहीं है। पढ़कर बैठ जाना, चुनाव जीतकर कुर्सी पर बैठ जाना अलग बात है, भेजा कहां से लाओगे? कुछ बदलने के लिए एक अलग सोच जरूरी है, वो सोच कहां से लाओगे? सीधा कहता हूं, सीधे शब्दों में कहता हूं, तो टारगेट ओरिएंटेड एजुकेशन जब तक नहीं होगी, हम एक ऐसा समाज, एक ऐसा बच्चे इस देश में आगे बढ़ा पाएंगे जो सिर्फ डिग्रीधारी होंगे, रात को पढ़ते हैं, सुबह पेपर दे के पास हो जाते हैं, और नॉलेज इतनी नहीं है कि कल को जब माँ बाप बनते हैं तो अपने बच्चों को ही नहीं पढ़ा पाते। मैं हजारों ऐसे पेरेंट्स को जानता हूं जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और उनका एलकेजी, नर्सरी, फर्स्ट का बच्चा ट्यूशन पढ़ने पड़ोस के घर में जा रहा होता है। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था पर मैं थूकता हूं और ऐसी एजुकेशन से मैं घृणा करता हूं कि आप अपने बच्चे को पढ़ाने के काबिल नहीं हो तो उस बच्चे को पैदा करने का अधिकार भी आपका बेकार था। मेरी दूसरी लड़ाई है इंफ्रास्ट्रक्चर की लड़ाई। सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने पहले भी कह चुका हूं कि हर सरकारी स्कूल में अगर प्राइमरी तक का है तो 10 कमरे होने ही चाहिए। मैं खुद 2090 में ये जो पीछे पंडरी पड़ता है इसके प्राइमरी स्कूल से पास आउट हूं, कक्षा 5। तब बोर्ड का एग्जाम होता था, पढ़ने में थोड़ा ठीक था, 14 स्कूलों का टॉपर था। क्वेश्चन क्या है, तब भी वो स्कूल 3 कमरे का था और आज भी 3 कमरे का है, जबकि मैं आधी उम्र पार कर चुका हूं। मुझे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और चाहिए मतलब चाहिए। मुझे अच्छी सड़कें चाहिए हर गांव में, हर वार्ड पर, शहर के अंदर, शहर के बाहर, पूरी विधानसभा में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, और वो सड़क हर घर तक जाती हो। मैं आजकल इन गांवों में घूम रहा हूं, हालात बड़े खराब हैं। इस रोड से नीचे उतरकर पंडरी की सड़क पर उतर जाओ, गौरी खेड़ा की सड़क पर उतर जाओ, बघौरी की सड़क पर उतर जाओ, खारू गौरी खेड़ा की सड़क पर उतर जाओ। हद है। ऐसा डेवलपमेंट करोगे तो कभी भी तुम अमेरिका नहीं बन सकते, तुम चीन नहीं बन सकते, तुम सिंगापुर नहीं बन सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार पूरा है, पूरा भ्रष्टाचार है।
इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए मैं यहां पर खड़ा हूं। मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है, मैं समझता हूं। आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना ही होगा। मजबूत नालियां हो, ढकी हुई नालियां हो, और उसका पानी शहर से दूर, गांव से दूर निकलकर जाता हो, गंदगी पैदा ना करता हो। इस बात की मेरी लड़ाई है। मैं आपको बताता हूं, आज सितारगंज शहर में गन्ना सोसाइटी के सामने रहता हूं और मेरे घर के बगल में कूड़े का ढेर लगा रहता है। मैंने एसडीएम को लिख कर दिया, मैंने नगर पालिका में फोन किया, मैंने सुखदेव सिंह को फोन किया, कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे वार्ड मेंबर को मैंने 50 बार कहा, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि इसके जिम्मेदार वो हम ही को ठहरा देते हैं। बोलते हैं घर में डस्टबिन रखो, उसमें कूड़ा डालो। अरे घर का कूड़ा तो मैं घर में डाल दूंगा, घर से बाहर निकाल कर कहां डालूंगा? तो ये नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि वो रोड के किनारे बड़े बड़े डस्टबिन रखवाए और रोज उनकी सफाई की व्यवस्था करे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद है, यहां पर कोई आपका नहीं है। इस बात को समझना होगा। मेरी इस लड़ाई में भागीदार बनना होगा। मेरी बात को दूसरों तक पहुंचाना होगा। मेरी लड़ाई रोजगार की लड़ाई है। रोजगार 3 तरीके का होता है। रोजगार, मैं इसके बारे में सोचता हूं, इसलिए आपको बता देता हूं कि रोजगार 3 तरीके का है। पहला रोजगार है सरकारी रोजगार, लेकिन सरकारी रोजगार की स्थिति चौपट है, क्योंकि सारी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन को बेचकर प्राइवेट कर दिया गया है। आज आप सरकारी अस्पताल में जाकर देख लो, आधे से ज्यादा स्टाफ प्राइवेट है। आप टीचरों स्कूल में जाकर देख लो, आधे से ज्यादा स्कूल टीचर संविदा पर ठेकेदारी में हैं। आप स्कूल में जाकर देख लो, ठेकेदारी प्रथा पूरी चालू है। तो सरकारी एम्प्लॉयमेंट जो होना चाहिए, उसके लिए जरूरी है सरकारी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत किया जाए, और सरकार ने सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस को खत्म कर दिया है। मेरी लड़ाई है, सरकार का काम है सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस को बनाना, उन्हें मजबूत करना, ताकि सरकारी रोजगार पैदा हो, तो एक हिस्से से हम रोजगार को पैदा कर पाएंगे। दूसरा हिस्सा है प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट लेवल पर रोजगार। तो मैं आपको आंकड़ा बता देता हूं 2026 का, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये मोदी जी का आंकड़ा है। लोकसभा में आज की बीजेपी ने एक डाटा अपना दिया है कि भारत में 2,06,465 इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, गूगल पर सर्च करके देख लो। खुद मोदी जी की गवर्नमेंट का डाटा है कि भारत में 2,06,465 इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। अब आप प्राइवेट रोजगार कहां से दोगे? 12 लाख परचूनी की दुकानें, परचूनी डेली यूज का जहां सामान मिलता था, पूरे भारत में 12 लाख से ज्यादा परचूनी की दुकानें बंद हो चुकी हैं। 7 लाख से ज्यादा कपड़े और जूते चप्पलों की दुकानें बंद हो चुकी हैं। तो रोजगार कहां से आएगा? जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, ये खुद से किताबें बेचने लग गए हैं, खुद से ड्रेस बेचने लग गए हैं। तो बाजार में किताबों की दुकानें किसके लिए खुलेंगी और कौन खोलेगा? और बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, जूते चप्पल भी यही बेचेंगे। रोजगार खत्म। हॉस्पिटलों ने अपने अंदर मेडिकल स्टोर खोल लिए हैं, पैथोलॉजी लैब्स खोल लिए हैं। तो बताइए, बाहर की पैथोलॉजी लैब किसके भरोसे चलेगी? मेडिकल स्टोर किसके भरोसे चलेंगे? रोजगार खत्म। तीसरा है बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस ने दुकानदारी की उम्मीदों को खत्म कर दिया है। आज भारत का ऑनलाइन बिजनेस 70% मार्केट खत्म कर चुका है। और आपको एक कमाल की बात बताता हूं, आप लोगों को पता भी नहीं होगा,
ये हाईवे और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं बड़ी तेजी के साथ। भारत में एक काम अच्छा हो रहा है कि हाईवे और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, सिर्फ एक काम अच्छा हो रहा है, लेकिन इसका दूसरा चेहरा बड़ा ही गंदा है। एक सिक्के के दो चेहरे होते हैं। इस एक्सप्रेसवे का पहला चेहरा जो जनता के लिए दिखाया जा रहा है बड़ा अच्छा है, लेकिन इसका दूसरा चेहरा बड़ा गंदा है। और वो दूसरा चेहरा मैं आपको दिखाता हूं। ये दूसरा चेहरा है भारत के व्यापार को खत्म करने का चेहरा, क्योंकि भारत में इन हाईवे का निर्माण इसलिए हो रहा है, इनके किनारे पर वेयर हाउसेज बनाए जाएंगे, बड़े बड़े गोदाम, अडानी के वेयर हाउस, अंबानी के वेयर हाउस, आपके टाटा के वेयर हाउस, बिरला के वेयर हाउस, अमेजॉन के वेयर हाउस, फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस, मीशो के वेयर हाउस, मतलब इतनी बड़ी बड़ी दुकानें इन हाईवे के किनारों पर खोली जा रही हैं, जिनका क्षेत्रफल 20 एकड़ से लेकर 200 एकड़ तक के एरिया में फैला हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार का डाटा है, गूगल खोल के सरकारी रिकॉर्ड में चेक कर लो। आज अमेजॉन के भारत में 80 से ज्यादा वेयर हाउस हैं, 80 से ज्यादा। अगर आप लोग सामान मंगाते हैं तो आपने देखा होगा कि हरियाणा से ऑनलाइन सामान आता है। हरियाणा के गुड़गांव में, जिंद में, और एक जगह का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वहां पर इतने बड़े बड़े वेयर हाउस हैं। आज आप ऑर्डर करते हो, 3 दिन के अंदर सामान आपके घर पे पहुंच जाता है। और धीरे धीरे ये वेयर हाउस हमारे सितारगंज के हाईवे के किनारे खिसकेगा, रुद्रपुर के किनारे खिसकेगा, हल्द्वानी के किनारे खिसकेगा, कश्मीर के किनारे खिसकेगा, और इतने वेयर हाउसेज का जाल फैल जाएगा पूरे भारत में कि आपका और हमारा व्यापार चौपट हो जाएगा, बिल्कुल चौपट हो जाएगा। इस बात को कोई नहीं दिखा रहा, यह सच्चाई है। जागने का टाइम आ गया है, जागना पड़ेगा। अगर मेरी जैसी सोच का आदमी राजनीति में नहीं आएगा तो यहां बदलाव करने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, क्योंकि सोचने के लिए दिमाग चाहिए और वो दिमाग सबके पास नहीं है। मैं इतनी बात अगर यहां पर कह रहा हूं तो मैं कितना सोच सकता हूं, आप सोच सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि मेरी बात को वीडियो क्लिप के जरिए, फेसबुक के जरिए अपने दोस्तों तक, अपने जानने वालों तक पहुंचाइए। इस सत्ता के परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी है और सत्ता परिवर्तन करनी पड़ेगी, नहीं तो हम इस सामाजिक ढांचे को बर्बाद करने के लिए खुद भी जिम्मेदार होंगे। सच मानिए, हमारी भी जिम्मेदारी है। कल को इतिहास में लिखा जाएगा कि समझदार लोग सो रहे थे और अनपढ़ लोग राज कर रहे थे और देश को बर्बाद करने में लगे हुए थे। अगर यहां पर कोई समझदार आदमी खड़ा है तो सोचे इस बारे में। बर्बादी की ओर हम 12 सालों से दौड़ रहे हैं और दौड़ रहे हैं, समझना पड़ेगा। बहुत जरूरी है। ये मेरा पोस्टर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा पहचान में नहीं आ रहा हूँगा, पतला हो गया हूं इसलिए, हूं मैं ही चश्मे से पहचान में आ रहा हूँगा। तो मेरी आवाज बन जाइए, कोई मेरे साथ हो या ना हो, मुझे आपका साथ चाहिए। फिर कह रहा हूं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। ये भारत हम सबका भारत है, ये सभी धर्मों का भारत है, ये सभी संस्कृतियों का भारत है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, कितने ही धर्म के लोग यहां पर रहते हैं। ये हमारी जमीन है, हम यहीं पले बड़े, यहीं मर जाएंगे, यही जीवन की सच्चाई है। विकास के नाम पर वोट देना है, सत्ता का परिवर्तन करना ही करना है, जरूरी है। इस बात के लिए तैयार हो जाइए। और इस बार आप लोगों को कांग्रेस सरकार को ही चुनना पड़ेगा। समझ जाइए, अगले 5 साल बर्बादी के साल हैं। अगर मोदी जी कुर्सी से नहीं हटे तो हमारे बर्तन और भांडे बिक जाने वाले हैं।
आपकी जो मोटरसाइकिल 2014 तक 70,000 में आ जाती थी, आज वो 1,10,000 से आती है, और उस पे ब्याज लगा लिया जाए तो 1.5 लाख की हो जाती है। जो गैस सिलेंडर 400 450 का आता था और ब्लैक में 600 700 का मिल जाता था, आज वो नॉर्मल कीमत पर ही 1,000 रुपए प्लस का है। तो सीधी भाषा में देश का बंटाधार हो चुका है, और इस बर्बादी में जिम्मेदार मैं भी हूं, क्योंकि 2014 में मैंने भी एक गलत आदमी को होशियार आदमी समझकर चुन लिया था, और उसका खामियाजा मैं भुगत रहा हूं और सभी भुगत रहे हैं। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।